तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो मतलब हमारे अस्तित्व के लिए इतना बुनियादी है कि हम अक्सर उसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। बिल्कुल, हम रोजमर्रा की जिंदगी में उस पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ, एग्जैक्टली। और वो विषय है जल यानी पानी। आज के इस विश्लेषण का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि जो पानी हम रोज पीते हैं, नहाते हैं, वो असल में रासायनिक और भौतिक दृष्टिकोण से कितना असाधारण है और अजीब भी। मतलब अगर आप विज्ञान के नजरिए से देखें तो बिल्कुल अजीब है। मतलब अगर बुनियादी स्तर पर देखें तो कोई भी इंसान बिना खाने के हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के सिर्फ कुछ ही दिन। हाँ, बस कुछ ही दिन। ये केवल प्यास बुझाने का कोई साधन नहीं है। शरीर का तापमान कंट्रोल करना हो, पाचन हो, या मतलब ये हमारे शरीर का सबसे जरूरी सॉल्वेंट या विलायक है। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है। पानी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यही है कि हम इसके जादुई विज्ञान को एकदम नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। सही कहा। अगर रसायन विज्ञान और भौतिकी की गहराइयों में जाएं तो पता चलता है कि यह कोई निष्क्रिय माध्यम नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से तरल, ठोस और गैस तीनों अवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला पृथ्वी का एकमात्र पदार्थ है। और यही बात इसे खास बनाती है। अगर हम इसे अपने रोजमर्रा के भोजन से ही जोड़कर देखें तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, खाने में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा। ताजे फलों और सब्जियों में 90% से ज्यादा पानी होता है। दूध में लगभग 87% और जो मांस होता है उसमें 60 से 75% तक पानी होता है। यहाँ तक कि सूखे मेवों में भी। एग्जैक्टली। मैं वही बताने वाला था। जिन चीजों को हम सूखा मानते हैं जैसे अंजीर या किशमिश, उनमें भी 20% पानी मौजूद होता है। तो मतलब हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो मुख्य रूप से पानी ही है। बस प्रकृति ने उसे अलग अलग आकारों और स्वादों में पैक कर दिया है। एकदम सही। और यही पानी हमारे खाने के रूप, रंग और स्वाद को तय करता है। मतलब देखिए, जब हम चाय या कॉफी बनाते हैं तो असल में क्या हो रहा होता है? पानी उन पत्तियों से स्वाद निकाल रहा होता है। बिल्कुल। पानी की गर्माहट और उसकी सॉल्वेंट क्षमता चाय की पत्तियों या कॉफी बीन्स के अंदर के रसायनों को खींच लाती है। पानी एक खाली कैनवस की तरह है जो फ्लेवर्स को घोल लेता है। लेकिन इस घोलने की ताकत का एक दूसरा पहलू भी तो है ना? हाँ, पोषण के नजरिए से। राइट। खाना पकाते समय जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं, उनका बहुत नुकसान होता है। क्योंकि वे पानी में बहुत जल्दी घुल जाते हैं। हाँ, जब हम सब्जियों को ज्यादा पानी में उबालते हैं तो पोषक तत्व पानी में आ जाते हैं, और अगर वो पानी फेंक दिया तो सारा पोषण गया। बिल्कुल। और भोजन और पानी के रिश्ते में एक और जरूरी बात है, स्पॉइलेज यानी खाने का खराब होना। इसके केंद्र में भी पानी ही है। मतलब बैक्टीरिया की वजह से। हाँ, किसी भी भोजन में पानी की ज्यादा मात्रा सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बनाती है। उन्हें जिंदा रहने के लिए नमी चाहिए होती है। एग्जैक्टली। इसीलिए आज की मॉडर्न फूड टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर फोकस करता है कि खाने से पानी को कैसे कम किया जाए। सुखाना, नमक लगाना, चाशनी में रखना, ये सब असल में पानी को सूक्ष्म जीवों की पहुंच से दूर करने के तरीके हैं ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ सके। बिल्कुल सही। ये तो हो गई खाने की बात। लेकिन पानी का असली रहस्य तब सामने आता है जब हम इसके भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हाँ, वहाँ तो ये सारे नियम ही तोड़ देता है। वही तो। अगर हम पीरियोडिक टेबल में इसके जैसे दूसरे अणुओं को देखें, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड या अमोनिया, तो पानी उनके मुकाबले बिल्कुल अलग व्यवहार करता है, एक विद्रोही की तरह। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, विद्रोही। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्पेसिफिक हीट सब कुछ असामान्य रूप से ज्यादा है। और अगर ये सामान्य नियमों का पालन करता तो कमरे के तापमान पर पानी को एक गैस होना चाहिए था। और अगर पानी गैस होता तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं। पर एक और दिलचस्प गुण है जो अक्सर छूट जाता है, बर्फ और तरल पानी की थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मा चालकता के बीच का फर्क। ये थोड़ा तकनीकी हो गया। मैं समझाती हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ की ऊष्मा चालकता उसी तापमान वाले पानी की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा होती है। 4 गुना?
मतलब बर्फ तरल पानी से 4 गुना तेजी से गर्मी का संचार कर सकती है। यस हाँ। ये तो आम समझ के बिल्कुल उलट लगता है। हम तो बर्फ को ठंडी और स्थिर चीज मानते हैं। सुनने में अजीब लगता है, पर थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से ये तार्किक है। बर्फ ठोस होती है जिससे ऊष्मा तेजी से बह सकती है। समझ रहा हूँ। और मेडिकल साइंस या फूड प्रिजर्वेशन में ये बहुत काम आता है। जैविक ऊतकों यानी बायोलॉजिकल टिश्यूज को पिघलाने या थॉइंग के मुकाबले उन्हें जमाना यानी फ्रीजिंग बहुत तेज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊष्मा का संचार अलग अलग होता है। एग्जैक्टली जब हम ऊतक को जमाते हैं तो बाहर की परत पहले बर्फ बनती है, और क्योंकि बर्फ अच्छी चालक है वो अंदर की गर्मी को तेजी से बाहर खींच लेती है, एक्सप्रेसवे की तरह। अरे वाह! और पिघलाते वक्त इसका उल्टा होता होगा? हाँ, पिघलाते समय बाहरी परत पानी बन जाती है, और पानी बर्फ जितना अच्छा चालक नहीं है तो वो एक दीवार या जैकेट का काम करने लगता है जो बाहर की गर्मी को अंदर जाने से रोकता है। इसीलिए पिघलना धीमा होता है। शानदार है ना? बिल्कुल। अब सवाल यह है कि पानी में ये जादुई गुण आते कहां से हैं? रसायन विज्ञान की गहराइयों में इसका जवाब इसके खास आकार में मिलता है। पानी का सूत्र H2O है, लेकिन ये कोई सीधी रेखा तो है नहीं। और यही इसके जादुई होने की चाबी है। एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु सीधी रेखा नहीं बनाते, बल्कि एक वी शेप बनाते हैं। एक बुमरैंग की तरह। हाँ, और उन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच 104.5 डिग्री का एक बहुत ही सटीक कोण होता है। 104.5 डिग्री। यही कोण पृथ्वी पर जीवन की असल वजह है। और ऑक्सीजन की आदत होती है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की। इससे ऑक्सीजन वाले हिस्से पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन वाले सिरों पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, जिसे पोलैरिटी कहते हैं। बिल्कुल सही। और यही वो चुंबकत्व है जो पानी के अणुओं को आपस में जोड़ता है, राइट? एक अणु का नेगेटिव हिस्सा दूसरे के पॉजिटिव को खींचता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एक पानी का अणु अपने आसपास के अधिकतम 4 अन्य अणुओं के साथ ऐसे बॉन्ड बना सकता है। और जब अरबों अणु ऐसा करते हैं तो एक बहुत मजबूत 3D नेटवर्क बन जाता है। एग्जैक्टली इसी मजबूत नेटवर्क की वजह से पानी को उबालने या अलग करने में इतनी ऊर्जा लगती है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए इतने ऊंचे होते हैं। और इस 3D नेटवर्क का सबसे बड़ा चमत्कार तब दिखता है जब बर्फ पानी पर तैरती है। ये कुदरत का बहुत बड़ा कमाल है। आम नियम तो ये कहता है कि जब तरल जमता है तो सिकुड़ता है, भारी होता है, पर पानी तो इस नियम को भी तोड़ देता है। हाँ, जब पानी जमता है तो उसके अणु एक बहुत ही नियमित हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाले पैटर्न में जम जाते हैं। और इस ढांचे के बीच में बहुत सारी खाली जगह रह जाती है। सही कहा। इस खाली जगह की वजह से बर्फ का घनत्व यानी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है। बर्फ फैलती है, हल्की हो जाती है और पानी पर तैरने लगती है। बिल्कुल। अगर इसे हम इकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो इस छोटी सी बात ने पूरी पृथ्वी के जीवन को बचाया है। पानी की अधिकतम डेंसिटी 0 डिग्री पर नहीं बल्कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ये बहुत ही गहरा बिंदु है। सोचिए, अगर बर्फ भारी होती तो क्या होता? सर्दियां आती, नदियां और झीलें नीचे से ऊपर की तरफ जमने लगती। हाँ, और धीरे धीरे पूरी झील बर्फ का एक ठोस ब्लॉक बन जाती। मछलियां, पौधे सब खत्म। लेकिन 4 डिग्री वाला पानी भारी होकर नीचे बैठ जाता है, और जो 0 डिग्री वाला पानी है वो बर्फ बनकर ऊपर ही रहता है। बाहर की ठंड को नीचे जाने से रोकती है और नीचे का जीवन सुरक्षित रहता है। प्रकृति का इंजीनियरिंग डिजाइन सच में अचूक है। अब पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इसमें सब कुछ घुल जाता है। पर ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है। घुलने वाली चीजों के साथ ये बहुत जटिल प्रतिक्रिया करता है। मतलब जब हम कुछ मिलाते हैं तो पानी अंदर से बदल जाता है। बिल्कुल। शुद्ध पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड्स का अपना एक ढांचा होता है। जब उसमें सॉल्यूट यानी बाहरी चीज घुलती है तो वो ढांचा प्रभावित होता है। मैं पढ़ रहा था कि कुछ आयन पानी के ढांचे को मजबूत करते हैं और कुछ उसे तोड़ देते हैं। हाँ, छोटे और मल्टीवेलेंट आयन जैसे लिथियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये चुंबक की तरह काम करते हैं और पानी के अणुओं को कसकर बांध लेते हैं। इन्हें स्ट्रक्चर फॉर्मिंग आयन कहते हैं। एग्जैक्टली। और बड़े मोनोवैलेंट आयन जैसे पोटेशियम या क्लोराइड, उनका चार्ज फैला हुआ होता है। वे पानी के प्राकृतिक ढांचे को अव्यवस्थित कर देते हैं। वे स्ट्रक्चर ब्रेकर्स हैं। मतलब एक गिलास पानी में नमक मिलाने पर भी अंदर का ढांचा टूट और बन रहा होता है। हाँ, पर इनर्ट सॉल्यूट्स का मामला और भी पेचीदा है। जो पानी में घुलना ही नहीं चाहते, जैसे हाइड्रोकार्बन्स या फैटी एसिड्स। बिल्कुल। जब ये पानी में आते हैं तो पानी इनके साथ बॉन्ड नहीं बना पाता।
तो पानी मजबूर होकर इनके चारों ओर एक पिंजरे जैसी सख्त संरचना बना लेता है। पानी खुद को व्यवस्थित करके उस पदार्थ को घेर लेता है। हाँ, और यही मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर जीवन बनाता है। प्रोटीन्स के जरिए? हाँ, हमारे प्रोटीन्स में लगभग 40% अमीनो एसिड ऐसे ही होते हैं जो पानी से नफरत करते हैं। नॉन पोलर। सही। तो जब प्रोटीन पानी में होता है, पानी उन हिस्सों को अंदर की तरफ धकेल देता है जो पानी से दूर भागना चाहते हैं। इससे प्रोटीन एक खास 3D आकार में मुड़ जाता है। इसे प्रोटीन फोल्डिंग कहते हैं। तो अगर पानी प्रोटीन्स को ऐसे मुड़ने पर मजबूर ना करे तो कोई एंजाइम, कोई मांसपेशी काम नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं। पानी सिर्फ कैनवस नहीं, एक मूर्तिकार है जो जीवन की मशीनों को उनका सही आकार दे रहा है। अद्भुत। अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे रहस्यमय हिस्से पर आते हैं, बाउंड वाटर, यानी बंधा हुआ पानी। हाँ, विज्ञान की गहराइयों में ये एक अलग ही संसार है। हम सोचते हैं पानी हमेशा बहता है, पर ऐसा नहीं है। भोजन में पानी को उसकी आजादी के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है। और ये समझना फूड साइंस का बेस है। सबसे पहले टाइप 4 और टाइप 3, जो थोड़ा स्वतंत्र होता है। हमारे रोजमर्रा के खाने में ज्यादातर टाइप 3 ही होता है। और क्योंकि ये आजाद है, बैक्टीरिया इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसे 12 से 25% तक कम कर दे तो खाना खराब होने से बच जाएगा। हाँ, वो पहला कदम है। पर अगर और सुखाएं तो हम टाइप 2 पानी तक पहुंचते हैं, जो बहुत मजबूती से बंधा होता है। नमी को 3 से 7% तक कम कर दें तो टाइप 2 भी प्रभावित होता है और माइक्रोबियल खतरा एकदम खत्म। बिल्कुल। और ज्यादातर रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी रुक जाती हैं। इसके बाद आता है सबसे जिद्दी प्रकार, टाइप 1 पानी, जो इतना मजबूती से बंधा है कि बहुत कम तापमान पर भी जमता नहीं है। वो भोजन के रसायनों का हिस्सा बन चुका होता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि खाने को पूरी तरह सुखा दो, सारा पानी निकाल दो तो वो सबसे सुरक्षित रहेगा। पर ऐसा नहीं है। अगर हम इस टाइप 1 पानी को भी निकाल दें, जिसे ओवर डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो भोजन तेजी से खराब होने लगता है। ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी की वजह से। एग्जैक्टली। ऑक्सीजन भोजन के रसायनों पर हमला कर देती है। टाइप 1 पानी असल में उन रसायनों के चारों ओर एक सुरक्षा ढाल का काम कर रहा होता है। और ढाल हट गई तो ऑक्सीजन को सीधा रास्ता मिल गया। यानी थोड़ा सा बंधा हुआ पानी खाने को बचाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है, पानी सिर्फ प्यास बुझाने वाला कोई साधारण तरल नहीं है। ये जीव विज्ञान का मास्टर आर्किटेक्ट है, स्वादों का वाहक है, प्रोटीनों को मोड़ने वाला इंजीनियर है, और एक विशाल थर्मल ब्लैंकेट भी है जो महासागरों को जमने से रोकता है। हाँ, 104.5 डिग्री का वो कोण और 3D नेटवर्क ये साबित करते हैं कि पानी कितना रहस्यमयी है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम एक गहरे विचार पर आते हैं। हम सब मानते हैं कि जीवों को पानी की जरूरत होती है, लेकिन क्या? जब हम देखते हैं कि पानी की इस 3D संरचना ने ही हमारे शरीर के हर प्रोटीन और कोशिका को आकार दिया है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हम असल में पानी की इस अजीब ज्यामिति द्वारा गढ़ी गई एक संरचना मात्र है? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सोच है। हमारा वजूद शायद इसलिए है क्योंकि पानी ने उस 104.5 डिग्री के कोण को चुना है। अगर पानी जैसी आम चीज जिसे हम रोज देखते हैं भौतिकी के नियमों को चुनौती देकर पूरा जीवन बना सकती है, तो सोचिए हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण चीजें होंगी जो असल में पूरी तरह से असाधारण और जादुई है। बस इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।